हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एबी क्लासेस। सब्जेक्ट थर्मोडायनेमिक्स, मैकेनिकल इंजीनियरिंग का एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट। मैकेनिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड किसी भी टाइप का कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, उसमें थर्मोडायनेमिक्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। इसलिए सबसे पहले मैंने थर्मोडायनेमिक्स सब्जेक्ट को स्टार्ट किया है, जिसमें हम लोग चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं उनकी प्रैक्टिस कर रहे हैं। और जो पहला चैप्टर है बेसिक कंसेप्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, बेसिक कंसेप्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में देखें तो सबसे पहले आता है इंट्रोडक्शन, और इंट्रोडक्शन का ये थर्ड पार्ट है। मतलब 25 क्वेश्चन के दो सेट हम लोग समझ चुके हैं, और थर्ड पार्ट में भी हम लोग लगभग 25 क्वेश्चन समझेंगे। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो यहां पर आप देख सकते हैं पहला क्वेश्चन में लिखा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज, एक क्वांटिटीज कुछ दी गई हैं, बोल रहा है इनमें से प्रेजेंट्स द प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम, सिस्टम की प्रॉपर्टीज को कौन प्रेजेंट करता है। क्वेश्चन पूछ रहा है जो यहां पर क्वांटिटीज दी गई हैं इनमें से थर्मो जो हमारी सिस्टम की प्रॉपर्टीज है वह कौन प्रेजेंट करता है, कौन रिप्रेजेंट करता है, उसको निरूपित कौन करता है। तो यहां पर ऑप्शन पढ़ लें सबसे पहले, तो फिर उसके बाद हमें उसका आंसर देना है। तो हम जानते हैं यहां पर आपको दिख रहा है न, ये तो हो ही नहीं सकता, ये जो यहां पर लिखा है इंटीग्रेशन पी डी बी प्लस बी डी पी, ये हमारी थर्मोडायनेमिक्स प्रॉपर्टीज को रिप्रेजेंट करती है। ये जो क्वांटिटी जो है थर्मोडायनेमिक्स की प्रॉपर्टीज को रिप्रेजेंट करती है। ऐसी थ्योरी कई बार हम लोग नहीं पढ़ती है, या पढ़ भी लेते तो याद नहीं जाता एक क्या मतलब इसका। तो क्या होता मैंने कई बार बताया है, जो समझ में आता है, जिसको समझना जरूरी है, जो आंसर मुझे समझा हुआ है मेरा, उससे आंसर मिल जाए वहां पर अच्छी बात है। लेकिन कुछ ऐसे क्वेश्चन है, कुछ ऐसे फॉर्मूले हैं जिन्हें याद करना पड़ता है, तो बिल्कुल याद कर लिया करें। उसमें कोई भी आलस की बात नहीं है कि हमें उसको याद नहीं करना। क्वेश्चन में लिखा है द यूनिट ऑफ प्रेशर, क्या लिखा था, यूनिट ऑफ प्रेशर इन एसआई यूनिट। क्या कह रहा है, यूनिट ऑफ प्रेशर एसआई, मतलब प्रेशर की एसआई यूनिट क्या है, प्रेशर की एसआई यूनिट क्या है, एक क्वेश्चन में पूछ रहा है। प्रेशर की एसआई यूनिट क्या है, एक क्वेश्चन में पूछ रहा है। प्रेशर की एसआई यूनिट क्या होती है, पास्कल होती है। प्रेशर की एसआई यूनिट क्या होती है, पास्कल होती है, याद रखें। प्रेशर की एसआई यूनिट क्या होती है, पास्कल होती है। तो इसको याद कर लें, याद रखें। यूनिट से रिलेटेड या फिजिक्स, बेसिक साइंस जिसे हम बोलते हैं, जनरल साइंस बोलते हैं, जब भी आप आरआरबी जेईई का एग्जाम देंगे तो उसमें सीवीटी 1 होगा, सीवीटी 2 होगा। सीवीटी 1 में जो हमारा जनरल पेपर होता है जिसमें जनरल साइंस पूछी जाती है, मैथ्स पूछा जाता है, तो मैथ्स और जनरल साइंस को मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया है। मेरा एक यूट्यूब चैनल है मैथ्स एंड मी क्लासेस। कौन सा है, मैथ्स एंड मी क्लासेस, मैथ्स एंड मी क्लासेस है। तो इस पे आप क्या कर सकते हैं, मैथ्स एंड मी क्लासेस पे को सब्सक्राइब कर लें। इसमें आपको बेसिक साइंस और मैथमेटिक्स पढ़ने को मिल जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है द स्टैंडर्ड वैल्यू ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर टेकन एट सी लेवल, सी लेवल पर जो हम लोग स्टैंडर्ड वैल्यू नोट करते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर की, वह कितनी होती है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर की जो स्टैंडर्ड वैल्यू होती है वह कितनी होती है, क्वेश्चन में ऐसा पूछ रहा है। तो यहां पर देख रहा है क्या लिखा, 1.013 बार ये स्टैंडर्ड वैल्यू होती है। 760 mm ऑफ HgAb होती है। इसी का एक परिवर्तन वाला रूप है। ये क्या लिखा, 101 एंड 10 की पावर सेकेंड लिखा, 10 की पावर सेकेंड न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और ऑल ऑफ दीज, मतलब ये तीनों ऊपर की वैल्यू हैं, ये बिल्कुल राइट वैल्यू हैं, जो कि किसकी, एटमॉस्फेरिक की वैल्यू होती है, जो सी लेवल पर हम लोग इनको नोट करते हैं, जो स्टैंडर्ड वैल्यू रहती हैं। तो तीनों के तीनों राइट हो जाएंगी। तो हमारा जो डी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, 4th नंबर का क्वेश्चन है, जिसमें लिखा है द वैल्यू ऑफ 1 बार की वैल्यू, वो भी एसआई यूनिट में, 1 बार की वैल्यू एसआई यूनिट में किसके बराबर होती है। तो यहाँ पर कुछ अगर ऑप्शन समझ में ना आए तो यहाँ पर लिखा 1 × 10 की पावर सेकेंड लिखा हुआ है, ये लिखा 1 × 10 की पावर 3 लिखा हुआ है, और यहाँ पर लिखा 1 × 10 की पावर 4 लिखा हुआ है, और ये लिखा 1 × 10 की पावर 5 लिखा हुआ है। अब उम्मीद है आपको समझ में आ जाएंगे। ऑप्शन में जो पावर है वो छोटी मोटी दिख रही होंगी। तो इसका आंसर सभी को पता होना चाहिए, क्योंकि हम लोग जब न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो क्या रखते हैं, जो यहाँ पर अगर कोई बार दिया है, मतलब क्या दिया, हम देखते हैं 1 बार अगर दिया रहता है तो हम वहाँ पर क्या करते हैं, 1 × 10 की पावर 5 का मल्टीप्लाई करके इसको न्यूटन पर मीटर में चेंज कर देते हैं। तो मतलब 1 × 10 की पावर 5, तो मतलब हमारा ये वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, 1 × 10 की पावर 5 वाला।
तो याद रखें, ऐसे कुछ ना कुछ क्वेश्चन याद आ जाते हैं जब हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फॉर्मूले पर न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो भी सॉल्व किए हैं तो फॉर्मूले और यूनिट इन दोनों पर क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, जैसा आपको दिख रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा, द वैल्यू ऑफ 1 mm ऑफ Hg इज इक्वल टू, द वैल्यू ऑफ 1 mm ऑफ Hg इज इक्वल टू, वैल्यू ऑफ 1 mm ऑफ Hg इक्वल किसके बराबर होती है? जो भी हमारा पारा है उसमें 1 mm का मान बराबर किसके बराबर होता है? क्वेश्चन में ऐसा आंसर हमें देना है, किसके बराबर होता है? तो ये होता है हमारा 133.3 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के बराबर। कितना होता है? 133.3 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के बराबर होता है। तो इसका आंसर भी आपको मिल गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा, विच अमंगेस्ट द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम। इनमें से बताना कौन सी, याद रखें, इनमें से बताना कौन सी सिस्टम की प्रॉपर्टीज नहीं है। नहीं है बताना, याद रखें कौन सी सिस्टम की प्रॉपर्टीज नहीं है। तो बड़े आसानी से इसका आंसर आप दे सकते हैं। प्रेशर सिस्टम की प्रॉपर्टीज है, कंपोजिशन सिस्टम की प्रॉपर्टीज है, थर्मल कंडक्शन सिस्टम की प्रॉपर्टीज है, लेकिन हीट सिस्टम की प्रॉपर्टीज नहीं है पूछा गया, मतलब सी वाला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। सी वाला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रखे, स्पॉट द ऑड वन आउट, स्पॉट द ऑड वन आउट। एक विषम को चिन्हित कीजिए, एक विषम को चिन्हित करना हमें, जो हमारा ऑड है उसको हमें क्या करना, मार्क करना, चिन्हित करना। इसमें ऑड कौन सा है? इसमें जो ऑड या जो इवन रहते हैं उसमें ऑड कौन सा हो जाएगा? सॉरी, एक विषम को हमें चिन्हित करना। तो आप इस तरह के क्वेश्चन भी हम लोग थ्योरी में नहीं पढ़ते, याद रखें। थ्योरी में नहीं पढ़ते तो हमें डायरेक्ट याद करना पड़ेगा। तो हम इसको याद कर ले, जो हमारा एक विषम को चिन्हित करें तो वर्ग क्या हमारा विषम में आता है, वर्ग किस में आता है? विषम में आता है। कार्य किस में आता है? विषम में आता है। तो ऑड वन आउट क्या हो जाएगा? हमारा वर्ग हो जाएगा। ऑड वन आउट क्या हो जाएगा? वर्ग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, आइडेंटिफाई द फॉल्स स्टेटमेंट इन द कंटेक्स्ट ऑफ द हीट एंड वर्क। क्वेश्चन पूछ रहा है जो हीट एंड वर्क है, यहां पर जो हीट एंड वर्क लिखा, इससे रिलेटेड इनमें से कोई ऐसा एक स्टेटमेंट है जो गलत है। हीट एंड वर्क से रिलेटेड, हीट एंड वर्क से रिलेटेड एक ऐसा स्टेटमेंट है जो गलत है, उसको हमें पहचानना है और उसको यहां पर बताना है। तो क्या लिखा है? पहले तो पढ़ना पड़ेगा इसको, तभी हम आंसर दे पाएंगे, नहीं तो आंसर गलत हो जाएगा। क्या लिखा है? ये केवल निकाय तथा बाउंड्री के बीच पारस्परिक क्रिया के दौरान ही विद्यमान होते हैं। फिर क्या लिखा? पथ फलन तथा यथार्थ अपकलन होते हैं। तो ये तो हमें कुछ समझ में नहीं आया। बी वाला ऑप्शन क्या लिखा? एक साथ गठित हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते, ये भी सत्य हो सकता है, ये भी सत्य हो सकता है, क्योंकि नहीं वाला पूछा गया। ये नेक्स्ट क्या लिखा? कुछ अनियंत्रित विभव के कारण होते हैं जो कि अवस्था परिवर्तन को बढ़ाते हैं। तो ये भी सही हो सकता है, लेकिन ये हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो हमारे हिसाब से यही गलत होना चाहिए, ये ऑप्शन गलत होना चाहिए। तो ये फॉल्स जो स्टेटमेंट है, बी वाला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। क्या लिखा है यहाँ पर? आर पाथ फंक्शन एंड एग्जैक्ट डिफरेंशियल, ये हमारा इससे रिलेटेड नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, हीट इंटरेक्शन बिटवीन अ सिस्टम एंड इट्स सराउंडिंग। हीट इंटरेक्शन बिटवीन अ सिस्टम एंड सराउंडिंग, क्या लिखा है? एक निकाय तथा इसके परिवेश के बीच ऊष्मा की पारस्परिक क्रिया क्या कहलाती है, क्या होती है? हीट इंटरेक्शन बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। तो क्या हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे? अभी ऐसे क्वेश्चनों में ऑप्शन पढ़ना एकदम कंपलसरी हो जाता है, तभी हम लोग आंसर दे पाते हैं। तो क्या लिखा? रिप्रेजेंट्स एनर्जी इन ट्रांजिट डज नॉट डिपेंड ऑन द चॉइस ऑफ द सिस्टम। इसका कोई मतलब नहीं है क्वेश्चन क्या। कैन बी आइडेंटिफाई आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द प्रोसेस। क्या लगा? इज अ प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम एंड इट्स डिफरेंशियल एंड जे भी, ये तो और गलत है। तो हमारा एक है ये रिप्रेजेंट्स द एनर्जी इन ट्रांजिट, तो हमारा ए वाला ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। रिप्रेजेंट्स एनर्जी इन ट्रांजिट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है, एज डिफरेंशियल्स हीट एंड वर्क वुड बी डिस्क्राइब्ड मैथमेटिकली। क्वेश्चन पूछ रहा है अपकलन के अनुसार ऊष्मा तथा कार्यों को गणितीय रूप से वर्णित किया जा सकता है। कैसा? इनएग्जैक्ट, अपूर्ण, पूर्ण, असातत या बिंदु फलन, मतलब पॉइंट फंक्शन के रूप में, डिस्कंटिन्यूटी रूप की, एग्जैक्ट है, इनएग्जैक्ट। तो इसमें जो हमारा रिप्रेजेंट करते हैं हम डिफरेंशियल के फॉर्म में,
इसको हम कैसे करते हैं, ये हमारा इनएग्जैक्ट होता, अपूर्ण होता है, मतलब इनएग्जैक्ट के रूप में करते हैं, पूर्ण सॉल्यूशन नहीं होता, अपूर्ण होता। तो याद रखें इनएग्जैक्ट के रूप में हम इसको मैथमेटिकली रूप में डिस्क्राइब करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा, एक पॉलीट्रॉपिक प्रक्रिया पी की पावर n लिखा हुआ है और c लिखा है ना, नियतांक समीकरण को या कह सकते हैं यहां पर पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस Vp बार n इक्वल कॉन्स्टेंट ऑफ द वैल्यू ऑफ n इक्वल 1, क्या है n इक्वल 1, देन द प्रोसेस। अगर यहां पर पूछा है एक प्रोसेस है पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस, इसमें जो n है, ये जो n इक्वल 1 है, तो कौन सी प्रोसेस को रिप्रेजेंट करेगी, यदि n इक्वल 1 है तो ये कौन सी प्रोसेस को रिप्रेजेंट करेगी, कौन सी प्रोसेस को रिप्रेजेंट करेगी, ये क्वेश्चन में पूछा गया। तो ये करती है हमारी आइसोथर्मल प्रोसेस को, किसको, आइसोथर्मल प्रोसेस को रिप्रेजेंट करती है। हमारा ए वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, किसको रिप्रेजेंट करेगी, आइसोथर्मल प्रोसेस को रिप्रेजेंट करती है, मतलब ए वाला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है, इफ m is the mass of gas T1 and T2, the initial and final temperature Cp Cv with the specific heat at constant pressure and volume respectively, then the change in enthalpy dH is obtained। चेंज इन एंथैल्पी का यहाँ पर फॉर्मूला क्या होगा, ये क्वेश्चन में पूछ रहा है, चेंज इन एंथैल्पी का फॉर्मूला क्या होगा ये पूछ रहा है। तो ये फॉर्मूला हो जाएगा mCp T2 माइनस T1, क्या हो जाएगा mCp T2 माइनस T1, mCp T2 माइनस T1, ये फॉर्मूला इसका राइट हो जाएगा चेंज इन एंथैल्पी का। तो उम्मीद है इसका भी आंसर आपको मिल गया होगा। चलो इसका आंसर हो गया। चलो अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लिखा है आ क्लोज सिस्टम इन वन विच, इनमें से क्लोज सिस्टम जो है उसको कौन डिफाइन कर रहा है, कौन सा स्टेटमेंट है जो क्लोज सिस्टम से रिलेटेड है, क्लोज सिस्टम से रिलेटेड कौन सा हमारा स्टेटमेंट सही है। तो पढ़ लें, वैसे मैं बहुत बार बता चुका हूं इसके बारे में। क्या लिखा, मास डज नॉट क्रॉस बाउंड्री ऑफ द सिस्टम थ्रो एनर्जी में बी डू सो, हो सकता है मास क्रॉस द बाउंड्री, मास क्रॉस तो बाउंड्री होती है नहीं है क्लोज सिस्टम में, तो क्लियर नाइदर मास नॉर एनर्जी, ये भी गलत हो जाएगा, बोथ एनर्जी एंड मास, ये तो गलत है ही। मतलब हमारा पहला ही ऑप्शन राइट है, इसमें लिखा मास डज नॉट क्रॉस द बाउंड्री, मतलब जो बाउंड्री जो सिस्टम होता है उसके अंदर सराउंडिंग से सिस्टम के अंदर मास ट्रांसफर नहीं होता है, ना ही सिस्टम टू सराउंडिंग हमारा मास ट्रांसफर होता है, मतलब मास बाउंड्री क्रॉस नहीं करता है क्लोज सिस्टम के अंदर, मतलब ए वाला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है द रीडिंग ऑफ द प्रेशर गेज fitted on a vessel is 25 bar, the atmospheric pressure is 1.03 bar and the value of G is 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। द एब्सोल्यूट प्रेशर पूछ रहा है, एब्सोल्यूट प्रेशर के बारे में पूछ रहा है। तो ये जो फॉर्मूला होता है एब्सोल्यूट प्रेशर का इक्वल होता है P, ये P के बाद हमारा गेज प्रेशर हो जाएगा प्लस हमारा P एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो जाएगा ATM एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब एब्सोल्यूट प्रेशर यदि हमें निकालना है तो यहाँ पर जो वैल्यू दी उसको रख देता हूँ 2.5 दी गई, 2.5 दी गई है। एक बार मैं वैल्यू चेक कर लेता हूँ ये सही दी गई है गलत दी गई है। सही वैल्यू दी गई है, यहाँ पर हम देख सकते हैं ये वैल्यू दी गई 25 बार है। यहाँ पर क्या लिख देंगे 25 लिख देंगे। एटमॉस्फेयर प्रेशर वहाँ पर आप देख सकते हैं 1.03 बार दिया गया, तो इक्वल हो जाएगा 26.3 बार 03 बार हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा। तो इस तरह हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, ये बार हो जाएगा। तो हमारा कौन सा है, सी वाला ऑप्शन एकदम राइट हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कई बार बहुत सारी कैलकुलेशन क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो जब भी आएंगे उनको हम ऐसे ही कैलकुलेट करते रहेंगे। याद रखें जो भी क्वेश्चन आज हम लोग पढ़ रहे हैं और हमेशा जितने भी पार्ट्स हम लोग पढ़ते रहेंगे या फिर पीछे पढ़ चुके हैं, उन सब की PDF डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं अपलोड कर देता हूँ। जो भी लिंक मैं बना देता हूँ PDF की, उसकी लिंक बनती है जो जनरेट होती है, उस लिंक को मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देता हूँ। आपको उस लिंक पर क्लिक करना है और PDF डाउनलोड कर लेना, या जब आप उसको स्टडी करना चाहते हैं पढ़ के छोड़ दें, ये आपके ऊपर डिपेंड करते हैं। क्योंकि कई स्टूडेंटों का कहना है कि सर मैं वीडियो बार बार नहीं देख सकता हूँ, 1-2 बार तो देख लिया, फिर रिवीजन के लिए मुझे कभी कभी PDF चाहिए होती। तो PDF की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, वहाँ से आप इस वीडियो के अंदर
ये जो क्वेश्चन इसके अंदर पढ़ेंगे उन्हीं की लिंक होगी। ऐसी सभी वीडियो के अंदर जो क्वेश्चन जिस वीडियो में पढ़ेंगे उनकी लिंक आपको वीडियो के अंदर मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, याद रखें हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें, क्योंकि अगर वीडियो नहीं मिलेगा तो आपको तो आप पीडीएफ डाउनलोड कैसे करोगे। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें, तो जैसे ही हम वीडियो अपलोड करेंगे वो आपके पास पहुंच जाएगा। आप एक बार वीडियो देखें और पीडीएफ डाउनलोड कर लें। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन उसको देखते हैं। लिखा है चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट हमें ढूंढना है कि कौन सा एकदम सही स्टेटमेंट है। तो यहाँ पर लिखा टेम्परेचर इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, गलत बात है। मास रिमेन्स सेम इन एन ओपन सिस्टम, ओपन सिस्टम में सेम रहता है, ये तो कुछ हजम नहीं हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा द सिस्टम बाउंड्री मे बी एक्सपेंड और कोलैप्स। फिर लिखा है एन आइसोलेटेड सिस्टम अलाउ एक्सचेंज एनर्जी, ये भी गलत है। बस सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। द सिस्टम बाउंड्री में एक्सपेंड और कोलैप्स, सिस्टम बाउंड्री को फैलाया जा सकता है या उसको कम किया जा सकता है, सिकुड़ सकती है, मतलब कंप्रेस किया जा सकता है। तो सी वाला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट। इनमें से हमें रॉन्ग स्टेटमेंट निकालना है, कौन सा गलत स्टेटमेंट है। याद रखें इस तरह के क्वेश्चन तभी बनते हैं जब हम कुछ पढ़ के आए हों, क्योंकि ऐसे डायरेक्ट आप रॉन्ग स्टेटमेंट नहीं निकाल सकते। तो याद रखें, पढ़ें जरूर, अगर समझ में आ जाए तो आंसर जरूर दें। क्या लिखा, ऊष्मागतिकी के नियमों को गणितीय रूप से प्राप्त नहीं किया जा सकता है। तो किया जा सकता है ना, तो ये क्या है हमारा गलत कथन निकालना, गलत कथन को पहचानिए। तो ये हमारा नहीं किया जा सकता, मतलब किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता। क्या लिखा, द लॉ ऑफ द थर्मोडायनेमिक्स कैन नॉट बी ड्राइव मैथमेटिकली। फिर क्या लिखा है, निकाय का निर्माण करने वाले पदार्थ की मात्रा स्थिर रहती है। क्या लिखा, द क्वांटिटी ऑफ मैटर कॉन्स्टिट्यूटिंग अ सिस्टम रिमेन कॉन्स्टेंट। फिर क्या लिखा, द काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी पासिस बाय सिस्टम कैन बी कन्वर्टेड इनटू हीट। ये तो राइट वैसे भी है। द सिस्टम एंड इट्स सराउंडिंग टेकन टुगेदर कंस्टिट्यूट आइसोलेटेड सिस्टम, ये भी हमारा राइट हो जाएगा। लेकिन गलत स्टेटमेंट हमें सिर्फ इसमें बी लग रहा है, जो बोल रहा है कि जो द क्वांटिटी ऑफ मैटर कॉन्स्टिट्यूट सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट, ये गलत लग रहा है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो रॉन्ग स्टेटमेंट है वो बी वाला हो जाएगा। ये हमारा एकदम स्टेटमेंट जो भी हो, लेकिन जो लिखा हुआ है उसके आंसर वो सही है, तो बी इसका आंसर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा फॉर अ सिस्टम टू बी इन थर्मोडायनेमिक्स इक्विलिब्रियम। एक सिस्टम है जो थर्मोडायनेमिक्स इक्विलिब्रियम कंडीशन में है। द सिस्टम एंड इट्स सराउंडिंग आर टू बी इन, तो सिस्टम और सराउंडिंग कैसे होंगे, तो इनको हमें पढ़ना है। यहाँ पर एबीसी करके ऑप्शन दिए, इनके हिसाब से हमें राइट आंसर ढूंढना है। इनके हिसाब से राइट आंसर हमें ढूंढना है, याद रखें। क्या लिखा, थर्मल इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। या क्या लगा, विच ऑफ द स्टेटमेंट मेड अबव इज आर करेक्ट। या सभी जो ऊपर दिए गए स्टेटमेंट वो एकदम से कैसे हैं, करेक्ट हैं। तो यहां पर दिख रहा है थर्मल इक्विलिब्रियम और मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। क्या कह रहा है, फिर से क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। फॉर अ सिस्टम टू बी इन थर्मोडायनेमिक्स इक्विलिब्रियम, क्या कह रहा है, एक सिस्टम को थर्मोडायनेमिक्स इक्विलिब्रियम के लिए होने के लिए जो सिस्टम है इसके परिवेश होना चाहिए, परिवेश मतलब होना चाहिए, सराउंडिंग होना चाहिए। सराउंडिंग कैसा होना चाहिए, यहाँ पर थर्मल इक्विलिब्रियम कंडीशन में होना चाहिए, मतलब उसका टेम्परेचर आसपास है वो एक जैसे एक समान होना चाहिए, थर्मल इक्विलिब्रियम होना चाहिए। और जो फोर्स हैं वो किसी भी टाइप के फोर्स ना लग रहा हो, मतलब मैकेनिकल इक्विलिब्रियम कंडीशन होना चाहिए। क्योंकि फोर्स है बाहर से ही एक्ट करते हैं, फोर्स वगैरह बाहर से एक्ट करते हैं, लेकिन केमिकल इंटरनल की बात कर रहा है, सिस्टम के अंदर की बात कर रहा है। जबकि सराउंडिंग के बारे में पूछा गया तो फर्स्ट और थर्ड वाले ऑप्शन हमारे सही होंगे। इसके अनुसार देखें तो हमारा बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा कि फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट हमारे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है एयर सिलेंडर आर यूज्ड टू कन्वर्टेड द प्रेशर ऑफ एयर इनटू। वायु सिलेंडर का प्रयोग वायु दाब को में परिवर्तन के लिए किया जाता है। किस में परिवर्तन के लिए किया जाता है, एयर सिलेंडर का उपयोग जो हमारा प्रेशर है ऑफ एयर, इसमें क्या कन्वर्ट करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, ऐसा क्वेश्चन में पूछा गया। तो यहां पर क्या लिखा, डेंसिटी, तो डेंसिटी से कोई मतलब नहीं हमारा, वर्किंग फोर्स कोई मतलब नहीं, राइज द टेम्परेचर को भी राइज के, लेकिन जो वर्किंग मोशन है
किसी चीज़ की वर्किंग मोशन है उसको हमें फ्लो कराने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर जो सिलेंडर का उपयोग करते हैं वो प्रेशर का, यहाँ प्रेशर एयर प्रेशर का उपयोग करते हैं, जिससे हम किसी चीज़ को सर्कुलेट करा सकें बड़े आसानी से। तो हमारा डी वाला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा द प्रेशर ऑफ गैस इन टर्म्स ऑफ इट्स मीन काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज इक्वल टू, क्वेश्चन पूछ रहा है जो गैस का दाब है उसके मध्य गतिज ऊर्जा मतलब काइनेटिक एनर्जी पर इकाई आयतन ई के रूप में बराबर होता है। ई के रूप में किसके बराबर होता है? अभी ये भी क्वेश्चन ऐसा है जिसके बारे में आपने बिल्कुल नहीं पढ़ा होगा, बिल्कुल नहीं पढ़ा होगा, मुझे याद है। तो ऐसे क्वेश्चन फंस जाते हैं। जब भी मैंने कहा थोड़ा सा रिवाइज कर लिया करें, याद कर लिया करें, क्योंकि इनकी थ्योरी नहीं पढ़ी हम लोगों ने, तो कंसेप्ट क्या पढ़ेंगे। तो इसका आंसर सीधा टिक कर ले, इसका आंसर सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। 3E/4 क्या हो जाएगा? 3E/4 हो जाएगा। मतलब ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाते हैं एग्जामों में जिनके बारे में कुछ पता नहीं, फिर भी हमें ऐसे याद करना चाहिए। कई बार ऐसे क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा 1 किलोवाट इज इक्वल टू 1 किलोवाट किसके बराबर होता है। यहां पर जो ऑप्शन दिए उन्हें पूछा गया 1 किलोवाट किसके बराबर होता है। 1 किलोवाट, तो 1 किलोवाट नॉर्मल है मीटर पर सेकेंड। ऐसे यहां से हम देखें, ऐसा लिखें 1 किलोवाट, तो 1 इंटू 10 की पावर 3 हो जाएगा, मतलब 1000 हो जाएगा। वाट क्या हो जाएगा? न्यूटन पर सेकेंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वाट क्या हो जाएगा? मीटर पर सेकेंड ना, मीटर पर सेकेंड हो जाएगा, क्योंकि मीटर पर सेकेंड क्या हो जाएगा? न्यूटन मीटर पर सेकेंड हो जाएगा, ऐसा बोल सकते हैं, क्योंकि वाट तो इस हिसाब से देखें इसका जो आंसर होना चाहिए क्या हो जाएगा? वाट इक्वल क्या हो जाएगा? न्यूटन मीटर पर सेकेंड होता है। क्या होता है? वाट इक्वल न्यूटन मीटर पर सेकेंड होता है। ये वाट इक्वल न्यूटन मीटर पर सेकेंड होता है। और जो किलो होता है, किलो की वैल्यू हम जानते हैं कितनी होती है? 1000 होती है। तो यहाँ पर क्या किया उसने? 1000 का मल्टीप्लाई कर दिया, न्यूटन मीटर पर सेकेंड दे दिया। 1000 का मल्टीप्लाई कर दिया, न्यूटन मीटर पर सेकेंड दे दिया। तो हमारा सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा a thermodynamic system is considered to be an isolated। हम थर्मोडायनेमिक सिस्टम हमने कैसा है? हमारा आइसोलेटेड सिस्टम है। तो आइसोलेटेड सिस्टम से हमें इनमें से बिल्कुल रिलेटेड उससे हो, आइसोलेटेड सिस्टम से वैसा ऑप्शन ढूंढना है। यहाँ पर क्या लिखा? मास ट्रांसफर एंड एंट्रोपी चेंज आर जीरो। मास ट्रांसफर एंड एंट्रोपी चेंज आर जीरो। फिर क्या लिखा? एंट्रोपी चेंज एंड एनर्जी ट्रांसफर आर जीरो। फिर क्या लिखा? एनर्जी ट्रांसफर एंड मास ट्रांसफर आर जीरो। तो ये सही हो जाएगा कि आइसोलेटेड सिस्टम में ना तो एनर्जी सिस्टम के अंदर हम लोग भेजते हैं ना बाहर निकालते हैं, ना मास ट्रांसफर भेजते हैं ना बाहर निकालते हैं, क्योंकि एनर्जी का अगर इंटरेक्शन होगा तो हमारी क्या हो जाएगा? जो भी जैसे थर्मोफ्लास्क का हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं, जब उसको हम बंद कर देते हैं ना तो हम मास चेंज करते हैं ना ही एनर्जी का एक्सचेंज करते हैं, जिससे जो भी उसके अंदर से हमने सामान रखा है, थर्मोफ्लास्क के अंदर वाटर भरा हुआ है या फिर कुछ और भरा हुआ, ठंडा रखना चाहते, गर्म रखना चाहते, जैसा रहता वैसा ही बना रहता, मतलब एनर्जी का इंटरेक्शन नहीं होता, ना ही उसको मास चेंज करते। मास भी चेंज कर देंगे तो भी उसकी प्रॉपर्टी चेंज हो जाएंगी, याद रखें। तो सी वाला ऑप्शन हमारा एकदम से राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लगता है स्पेसिफिक हीट ऑफ द वाटर। स्पेसिफिक हीट ऑफ द वाटर की स्पेसिफिक हीट कितनी होती है? वाटर की स्पेसिफिक हीट कितनी होती है? तो यहाँ पर ऐसा कोई ऑप्शन नहीं जो वाटर की स्पेसिफिक हीट को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि कुछ ऑप्शन दिए वैल्यू नहीं होती, नन ऑफ दीज मतलब आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें वो वैल्यू नहीं दी गई जो स्पेसिफिक हीट होती है वाटर की। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है वर्क ट्रांसफर बिटवीन द सिस्टम एंड द सराउंडिंग्स। वर्क ट्रांसफर बिटवीन द सिस्टम एंड सराउंडिंग्स क्या पूछना चाह रहा है? क्वेश्चन में ऑप्शन पढ़ेंगे तभी हमें पता चलेगा। जो कोई सिस्टम है, सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में जो वर्क ट्रांसफर हो रहा है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, यहाँ पर पूछ रहा है। क्या रिप्रेजेंट करता है यहाँ पर पूछ रहा है? क्या कह रहा है? आ पॉइंट फंक्शन रिप्रेजेंट करता है, इज ऑलवेज गिवन बाय PdV इज अ फंक्शन ऑफ द प्रेशर। क्या कह रहा है? डिपेंड्स ऑन द पाथ फॉलो बाय द सिस्टम। तो पाथ फॉलो बाय द सिस्टम ये होता है। क्या कह रहा है? वर्क ट्रांसफर बिटवीन द सिस्टम एंड सराउंडिंग्स डिपेंड्स ऑन द पाथ फॉलो बाय द सिस्टम। तो हमारा कौन सा हो जाएगा? डी वाला ऑप्शन हो जाएगा कि सिस्टम द्वारा
तय किए गए पथ पर निर्भर करता है। किस पर? सिस्टम द्वारा तय किए गए पथ पर निर्भर करता है, मतलब डी वाला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा, नो लिक्विड कैन एग्जिस्ट एज लिक्विड एट, द्रव्य की तरह कोई द्रव्य इस पर मौजूद नहीं हो सकता है। द्रव्य की तरह, नो लिक्विड कैन एग्जिस्ट एज लिक्विड, मतलब द्रव्य की तरह, लिक्विड की तरह कोई भी लिक्विड इस पर मौजूद नहीं हो सकता। किस पर मौजूद नहीं हो सकता? -273 डिग्री सेल्सियस पर, या फिर वैक्यूम पर, या जीरो प्रेशर पर, या सेंटर ऑफ अर्थ पर। तो ये जीरो प्रेशर पर, किस पे? जीरो प्रेशर पर मौजूद नहीं हो सकता, मतलब सी वाला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। इसका ऑप्शन क्या होगा? सी वाला राइट हो जाएगा। नो लिक्विड कैन एग्जिस्ट एज लिक्विड एट जीरो प्रेशर, नो लिक्विड कैन एग्जिस्ट एट लिक्विड एट जीरो प्रेशर। आज का ये लास्ट क्वेश्चन है। उम्मीद है जो भी सीरीज चल रही है इसको आप पसंद करेंगे, वीडियो को लाइक जरूर कर देंगे ना। वीडियो को लाइक करने से कुछ नहीं होगा, मुझे अच्छा लगता थोड़ा सा कि हाँ लोग लाइक कर रहे हैं, पसंद आ रहा है वीडियो, बस इसके अलावा कुछ नहीं होता। तो इसलिए लाइक जरूर कर दिया करें, जिससे हमें लगेगा कि हाँ आप लोग पसंद कर रहे हैं। लास्ट क्वेश्चन है, लिखा है द यूनिट ऑफ पावर इन एसआई। क्या कह रहा है? पावर की एसआई यूनिट क्या होती है? पावर की एसआई यूनिट क्या होती है? सभी को इसका आंसर पता होगा। पावर की एसआई यूनिट वाट होती है। पावर की एसआई यूनिट क्या होती है? वाट होती है, याद रखें। पावर की एसआई यूनिट कौन सी होती है? वाट होती है। तो इसको सब लोग याद कर लें। उम्मीद है जो भी क्वेश्चन हम लोग समझ रहे हैं ये आपको पसंद आ रहे होंगे। थैंक यू।